નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્યમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देते हैं और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देती हैं। प्रस्तुत कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है। दाच्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाच्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो आइए शेखर जोशी जी द्वारा लिखित कहानी दाज्यू पढ़ते हैं। लेखक परिचय। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का घंटवार, 7 के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1995 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। तो आइए पढ़ते हैं कहानी दाज्यू। 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का एक कैफ़े में बॉय का काम करता है। जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कैफ़े में आते हैं। वे उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं। लड़का उन्हें देखकर मुस्कुराता है। लड़का उनसे पूछता है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है बाबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गर्ज से जगदीश बाबू ने पूछा। लड़के से बातचीत होती है। वह अपना नाम मदन बताता है। वह अपने गांव का नाम भी बताता है। लड़का यह जानकर बहुत खुश होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जगदीश बाबू भी उसके गांव के पड़ोस वाले गांव के हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अपना बड़ा भाई मिल गया है। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने और जोर देकर पूछा। डोरिया लगो, वह संकुचित हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से तेग गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, माँ, बाबा, दीदी, भूली,
छोटी बहन, दाजू, बड़ा भाई मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। ईजा, नहीं बाबा, नहीं दीदी, भूली, नहीं दाजू, हाँ दाजू। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू, जय हिंद। दाजू, आज तो ठंड बहुत है। दाजू, क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा। दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़, पानी लाओ। लाया दाजू, शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से वह बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। 2-4 दिनों में दोनों का अजनबीपन बिल्कुल दूर हो जाता है। जगदीश बाबू जब भी कैफ़े में आते हैं मदन उन्हें दाजू कहकर संबोधित करता है। दाजू, कल आपने बहुत कम खाना खाया। दोनों में इस तरह के अपनेपन से भरी बातें होती हैं। मदन से हुए परिचय ने जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया था। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफ़े ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। मदन, इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू, चाय लाओ। चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात। किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें। प्रेस्टीज का अर्थ है प्रतिष्ठा। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियाँ भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, यानी माँ की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। यहाँ पर जगदीश बाबू एक दिन अपने मित्र के साथ वहाँ पर आते हैं। जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था, क्योंकि मदन उनको बार बार दाजू दाजू कहकर चिल्लाता रहता था। मदन प्रेस्टीज शब्द का अर्थ समझने बिना ही सब कुछ समझ गया। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह घंटों शीशकिया भरकर रोता रहा। रो लेने पर उसके अंतर की व्यथा शांत हो गई। उसने कुछ निश्चय किया और फिर अपने काम में लग गया। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाओ दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय तो ऑमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। शायद पहाड़ियाँ है
हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने आसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रायश्चित का ख्याल नहीं रहता तुम्हें? जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। दूसरे दिन अपने बचपन के साथी हेमंत के साथ जगदीश बाबू कैफे में चाय पीने गए। जगदीश बाबू के बुलाने पर वह पहले जैसी तत्परता से उनके पास नहीं आया। उनके दोबारा बुलाने पर ही आया। आज उसके मुंह पर न पहले जैसी मुस्कान थी और न उसने दाजू क्या लाऊं कहा। हेमंत ने मदन से उसका नाम पूछा तो वह चुप रहा। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने दोबारा नाम पूछा तो बॉय कहते हैं साहब मुझे, कहकर मदन मुड़ गया। यहाँ पर यह दाजू कहानी पूर्ण होती है। आभार।